नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत विजय चव्हाण और मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विक्रम संपत जी द्वारा लिखित सावरकर इस किताब के पार्ट 2 के बारे में। इसका पार्ट 1 भी हमने रिव्यू किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पार्ट 1 जो है वो 1883 से लेके 1924 तक है, यानी कि सावरकर जी के जन्म से लेके अंडमान निकोबार का जो उनका जेल वाला जो कुछ फेज था उनके लाइफ का, जिसमें वो उनका जो फेमस जिस प्रकार से उन्होंने शिप से जंप मारकर भागने की भी कोशिश की थी, किस प्रकार से उन्होंने अभिनव भारत की शुरुआत की, इंडिया इंडिया हाउस में उनका जो कुछ भी योगदान था उसके बारे में हमें फर्स्ट पार्ट में दिखाई देता है। और राइट फ्रॉम उनका जो कास्ट था चितपावन ब्राह्मण्स, उसके बारे में भी एक डिटेल में इंफॉर्मेशन हमें फर्स्ट पार्ट में मिलता है। अब ये सेकेंड पार्ट जो है इस किताब का, उसका टाइमलाइन है 1924 से लेकर 1966 तक, यानी कि जब उन्हें रत्नागिरी में हाउस अरेस्ट के लिए रखा गया था अगले 12 सालों के लिए, उस टाइम से लेके उनके मृत्यु तक की हमें डिटेल में जानकारी इस किताब में मिलती है। अब सावरकर जी के बारे में हम एक चीज तो कह सकते हैं कि लाइक हिम और हेट हिम बट यू कांट डिनाई हिम। काफी सारे लोग उन्हें आज भी कहते हैं कि सावरकर जी ने मर्सी पिटिशंस लिखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो ब्रिटिशर्स से पेंशन लेते थे। काफी लोग इस बात से सहमत है कि चलो अब वो जेल में जाने तक उनका जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन था इंडियन फ्रीडम के बारे में वो हम अप्रिशिएट जरूर करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने मर्सी पिटिशंस लिखी और जिस प्रकार से बाद में उनका कुछ इतना योगदान नहीं है, ऐसे काफी लोगों का ख्याल है। लेकिन जब आप इस किताब को पार्ट 2 को पढ़ते हो तब आपको समझ में आता है कि इस आदमी की मेंटालिटी क्या थी। ये पार्ट 1 में भी मैंने पढ़ा था कि काफी टाइम जेल में जब वो काला पानी की सजा काट रहे थे, एक तो उन्हें 2 साल आजीवन कारावास की 2 टाइम्स यानी कि आजीवन कारावास की शिक्षा सुनाई गई थी, यानी कि एक आजीवन कारावास यानी कि 25 ईयर्स। सो टोटल उन्हें 50 ईयर्स स्पेंड करने थे उस जेल में। और नॉर्मली किस प्रकार से उनके बीच में, खास करके भले ही वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो, लेकिन उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स से भी कुछ हटकर इन्हें कैसे ट्रीट किया जाता था, इन्हें थोड़ा भी किसी भी बात का फ्रीडम नहीं मिलता था, वो सारी की सारी चीजें हमें पार्ट 1 में दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि अगर बाकी जो प्रिजनर्स हैं जो आजीवन कारावास की सजा फेस कर रहे हैं, 4-5 साल के बाद उन्हें जो कुछ भी जिस प्रकार से वहां ट्रीट किया जाता था उसमें थोड़ा छूट दिया जाता था कि बाबा चल अभी तूने 5 साल बहुत काम किया है, अभी तू पार्ट 2 के प्रिजनर्स में आएगा। फिर और 5 साल के बाद वो पार्ट 1 के प्रिजनर्स में आते थे, जहां पे उन्हें ज्यादा कुछ काम करना नहीं पड़ता था। कभी कभी जेल से बाहर जाने की अभी उन्हें मुभा मिलती थी, उनके रिलेटिव्स भी उन्हें मिल सकते थे, वो खत भी लिख सकते थे। लेकिन सावरकर जी के बारे में और उनके बंधु के बारे में ये बिल्कुल भी नहीं हुआ था। पूरे के पूरे 12-14 साल उन्हें सेम वे में ट्रीट किया जाता था। जो कुछ भी उनका डेली का रूटीन था जेल का, वो मैं आपको बोलना नहीं चाहूंगा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके लिए सावरकर जी के ऊपर लिखी हुई कोई भी किताब पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से अपने जीवन के 12-14 साल उस जेल में इस आदमी ने बिताए। और खास करके बाद में रिहा होने के बाद भी, आफ्टर ऑल दैट मर्सी पिटिशंस, उन्हें एक ही कंडीशन पे बाहर छोड़ा गया कि रत्नागिरी में उन्हें हाउस अरेस्ट पे रखा जाएगा, पहले कुछ 2.5 इयर्स या 5 इयर्स के लिए। बाद में वो सोचेंगे कि हाउस अरेस्ट से भी इन्हें बाहर निकाला जाए कि नहीं। लेकिन हाउस अरेस्ट से भी वो बाहर नहीं निकल पाए अगले 12-14 सालों तक। सो टोटल उन्होंने अपने जीवन के 25 एक साल ऐसे ही, पहला पार्ट जो था वो अंडमान के जेल में बिताया और बाद में रत्नागिरी में हाउस अरेस्ट के तौर पे बिताया, जहां पे वो किसी भी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे अपना योगदान नहीं दे सकते थे, पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बोल नहीं सकते थे। उन्हें 24/7 उन पे वॉच रखा जाता था। वो जो भी आर्टिकल लिखते थे उस आर्टिकल को स्कैन किया जाता था और एक ही कंडीशन थी कि सरकार बस मौका ढूंढ रही है इसे फिर से अरेस्ट करने के लिए। और सावरकर जी ने इतने स्मार्टली वो जो टैकल किया है वो फेज, उसके लिए इस किताब को जरूर पढ़ना। खास करके अगर फिर भी वो पॉलिटिकली कुछ कर नहीं पा रहे थे इन 12-14 सालों में, फिर भी जब वो रत्नागिरी में थे तब उन्होंने अनटचेबल्स के लिए क्या क्या किया। इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटरकास्ट डाइनिंग, यानी कि अलग अलग जात के लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, इसके लिए उन्हें काफी अपोजिशन फेस करना पड़ा। लेकिन 10-12 सालों के मेहनत के बाद आखिर में थोड़े जो ऑर्थोडॉक्स मराठी महाराष्ट्र थे वो थोड़े लिबरल हुए। उन्होंने सोचा कि नहीं, सावरकर जी की बात तो सही है। लेकिन आयरॉनिकली आप ऐसे बोल सकते हो कि जो आदमी 12-14 साल अनटचेबिलिटी, इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटरकास्ट डाइनिंग, इसके बारे में प्रचार कर रहा था,
उन्होंने खुद के बच्चों की जो शादी है वो चित पावन ब्राह्मण्स में ही की, तो तभी उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज नहीं किया जब खुद के बच्चों का समय आया। मे बी वो डेस्टिनी होगी या उनके लव मैरिजेस होंगे, हमें पता नहीं। और खास करके और एक चीज में उनका बहुत बड़ा योगदान था, और वो योगदान था शुद्धि इस प्रोसेस के बारे में। शुद्धि प्रोसेस यानी कि जो कोई भी मुसलमान हिंदू में कन्वर्ट हो चुके थे फोर्सफुली, अगर वो चाहते हैं कि वो वापस हिंदू में उन्हें रिकन्वर्ट किया जाए, तो उस प्रोसेस को भी सावरकर जी ने काफी मजबूती से लोगों तक पहुंचाया, और काफी सारे लोगों को जिन्हें इधर क्रिश्चियनिटी हो या मुस्लिम हो, वो वापस हिंदू धर्म में कन्वर्ट होना चाहते थे, तो काफी लोगों को भी इन्होंने रिकन्वर्ट किया है। अब इस किताब के टोटल रीडेबल पन्ने होंगे कुछ 570 के आसपास। पर्टिकुलर इस किताब के बारे में कहना चाहूंगा कि फर्स्ट 100-200 पन्ने तो मैंने काफी एंजॉय किए, और लास्ट के 100-200 पन्ने भी काफी एंजॉय किए। बीच का जो पार्ट था वो मुझे थोड़ा डल लगा, और पार्ट 1 की किताब के जैसे ही इस किताब में भी सावरकर जी के काफी सारे फोटोज उनके फैमिलीज के, किस प्रकार से उन्होंने अलग अलग चीजों को, मतलब जो मैंने कहा कि इंटरकास्ट डाइनिंग या फिर जो अनटचेबल्स है उनका एक ड्रामा ग्रुप फॉर्म किया और उन्हें भी कुछ रोजगार उपलब्ध करके दिया। किस प्रकार से वो अम्बेडकर जी के साथ अनटचेबिलिटी के बारे में काफी कुछ करना चाहते थे, उसके बारे में भी ये मेंशन्ड है। और जो सबसे बड़ी मीटिंग थी दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज के बारे में, यानी कि गांधी जी के बारे में और सावरकर जी, जब वो अपने लाइफ में पहली बार एक दूसरे के सामने आए, वो भी रत्नागिरी में सावरकर जी के घर में। हालांकि वो बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन उन दो आइडियोलॉजीज को पढ़ना काफी इंटरेस्टिंग था। और इस किताब का लास्ट पार्ट है द फेमस, मतलब फेमस नहीं कह सकते हम एक्चुअली उसे, गांधी जी के असैसिनेशन के बारे में। फेमस मैं इसलिए कहना चाहता था क्योंकि उस टाइम पे रेड फोर्ट पे इसका मर्डर ट्रायल हुआ था इस केस का, और काफी लोग उत्सुक थे कि क्या रिजल्ट लग रहा है, क्या सावरकर जी इसमें इन्वॉल्व है, क्या सावरकर जी ने काफी टैक्टफुली नथुराम जी को और काफी लोगों को, बाकी सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करके खुद का नाम साइड में रखा है। इन सारी चीजों के ऊपर आपको इस कहानी में सेकेंड हाफ में दिखाई देंगे। किस प्रकार से जो मेन नथुराम गोडसे, वो तो प्लान में थे भी नहीं, लेकिन क्यों और कैसे वो इस प्लान में आए, और ना केवल इस प्लान में आए लेकिन गांधी जी को सिर्फ मैं ही मारूंगा, ये इस लेवल तक नथुराम गोडसे क्यों पहुंचे, वो भी आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट में इस किताब में पढ़ने जरूर मिलेगा। लास्ट पार्ट, जब सावरकर जी की हेल्थ कंटिन्यूसली डिक्लाइन होती जा रही थी, उनके जस्ट पहले उनकी वाइफ गुजर गई, तो किस प्रकार सावरकर जी का एक थिंकिंग था कि जो हिंदू धर्म के अनुसार अंत्य क्रिया नहीं की जानी चाहिए, इलेक्ट्रिक मशीन में ही हमारे अंत्य संस्कार किए जाने चाहिए, ना वो मराठी में बोलते 12व 13व या श्राद्ध, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर मैं मरूंगा तो मेरी अंत्य यात्रा भी नहीं निकलनी चाहिए, किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। किस प्रकार से क्या बोलते हैं उसको, मैं खुद से मरना चाहता हूं, मैं मौत का इंतजार नहीं कर सकता, मैंने अपनी जिंदगी जी ली है। पिछले पहले के कुछ सालों में से काफी हम पढ़ते थे कि इस बाबा ने समाधि ली, उन बाबा ने समाधि ली, हमारे महाराष्ट्र में संत तुकाराम जी ने समाधि ली, रामदास बाबा जी ने समाधि ली थी। सो किस प्रकार से वो खुद स्वयं मरण बोलते हैं आई थिंक उसको, तो वो किस प्रकार से वो चाहते थे, लेकिन उसके बारे में इंडिया में इतनी कुछ जागरूकता नहीं थी। लेकिन फिर भी सावरकर जी वॉज आई थिंक अ स्टेप अहेड ऑफ द टाइम, सो मे बी तभी उन्हें इतना रिकग्निशन नहीं मिला जितना वो डिजर्व करते हैं एक्चुअली। हालांकि इंदिरा गांधी जी ने काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है उनके लिए, भले ही वो डिफरेंट आइडियोलॉजी के पार्टीज से हो फिर भी। लेकिन ओवरऑल आई मस्ट से कि ये दोनों ही किताबें विक्रम संपत जी ने काफी अच्छी प्रकार से लिखी है। ये तो मैंने एंजॉय किया था, लेकिन ये वाला सेकंड पार्ट तो मैंने काफी ज्यादा एंजॉय किया। दोस्तों, आपने इस किताब को पढ़ा है या नहीं, या सावरकर जी की कौन सी किताब को आपने पढ़ा है, इस कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताना। और ओवरऑल आपका सावरकर जी के बारे में क्या राय है, ये भी कमेंट्स के माध्यम से बताना। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।